Hello everyone, in today's video we are going to learn about a very important concept from Unit 2, that is the 14 Principles of Management given by Henry Fayol. Fayol was a French mining engineer and manager who is also known as the father of modern management theory. इसको हमेशा याद रखो, जब भी पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी कौन था तो इसमें आएगा नाम Henry Fayol. These 14 principles are like the foundation blocks of management. Even today, they are used in both private and public sectors to make organizations run smoothly. अब हम लोग ये जो 14 principles हैं इनको बारी बारी अच्छे से समझते हैं. So first is division of work. Dividing the total work into small tasks and assigning it to a different people according to their skills increases productivity and expertise. It avoids duplication of work and confusion. बिल्कुल देखो, जब एक कोई बहुत बड़ा काम हो ना तो आप उसको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड कर दो, है ना. एंड नाउ असाइन दीज टास्क टू दी डिफरेंट पर्सन्स हु आर एक्सपर्टीज इन देयर फील्ड. अगर हम लोगों ने छोटे छोटे टास्क्स में उस बड़े काम को डिवाइड कर दिया है तो अब हम वो टास्क अलग अलग लोगों को देंगे जो उस काम में माहिर हैं. ठीक है. So for example, in a factory, one person handles only assembling, one does painting, another checks quality, everyone become expert in their part. बिल्कुल, जो जिसमें एक्सपर्ट है आप उसको ही काम दो. अगर फैक्ट्री आपकी है तो एक पर्सन असेंबलिंग देखेगा, दूसरा सिर्फ पेंटिंग पे ध्यान देगा, तीसरा चेक करेगा कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है ना. तो इससे क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो अपने काम में और एक्सपर्ट बनता जाएगा. तो डिवीजन ऑफ वर्क ज़रूरी क्यों है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? इट रिड्यूसेस फटीग, इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी, सेव्स टाइम्स एंड प्रमोट स्पेशलाइजेशन. बिल्कुल, थकावट कम होती है, काम जल्दी से एफिशिएंटली हो जाता है, टाइम सेव होता है और स्पेशलाइजेशन भी बढ़ती है उस पर्सन की. Next is authority and responsibility. Managers should have authority to give orders and make decisions, but they must also be held accountable फॉर द आउटकम ऑफ दोज डिसीजंस. बिल्कुल देखो, मैनेजर्स के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं और वो डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है. बट उनको अपनी एक अकाउंटेबिलिटी भी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगी. जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसका जो भी रिजल्ट आया है, चाहे वो पॉजिटिव है तब भी वो अकाउंटेबल हैं, है ना. तब उनको अप्रिसिएशन डेफिनेटली दिया जाएगा, उनको क्रेडिट ज़रूर देंगे. बट अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो उसके लिए भी उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाएगा. For example, if a manager has authority to approve leave, he must ensure that teamwork doesn't suffer due to absenteeism. बिल्कुल, अगर किसी मैनेजर ने अपने किसी भी टीममेट को छुट्टी की उसका जो लीव है वो अप्रूव करी है ना, तो उसको ये इंश्योर करना है कि उसकी वजह से जो उसके पार्ट का काम है वो दूसरे टीम मेंबर्स को हैम्पर ना करे और इससे आपकी जो टीम की प्रोडक्टिविटी है उसमें टीम वर्क में कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस एंश्योर्स बैलेंस बिटवीन पावर एंड ड्यूटी एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर, एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप. बिल्कुल देखो, इससे आपकी पावर और ड्यूटी में एक बैलेंस बना रहता है कि चलो ठीक है आपकी पावर तो है लेकिन आपको साथ साथ में अपनी एक ड्यूटी भी निभाने का, वो दोनों चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में चलनी चाहिए. इससे आप अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. और इससे आप अपने जो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगी और आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप बनेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज़ अबाउट फॉलोइंग रूल्स, बीइंग पंक्चुअल, रिस्पेक्टफुल एंड कमिटेड टू वर्क. इट अप्लाइज इक्वली टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. मतलब डिसिप्लिन क्या आपको सिखाता है कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपको पंक्चुअल रहना है, आपको हर बंदे की या हर पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है जो आपके साथ काम कर रहा है, और आप अपने काम की तरफ कमिटेड होने चाहिए, है ना. एक आपकी कमिटमेंट दिखनी चाहिए आपके काम के प्रति. तो इट अप्लाइज इक्वली टू, और ये दोनों को अप्लाई करता है, चाहे वो एम्प्लॉयर है या वो एक एम्प्लॉय है, दोनों को इन चीज़ों को फॉलो करना है. उन दोनों को डिसिप्लिन में रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ना. रूल्स तो हर बंदे के लिए होते हैं, चाहे वो CEO है या वो एक छोटा सा कोई भी वर्कर है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़
ऑफिस टाइम इज़ 9 AM, एवरीवन इंक्लूडिंग सीनियर शुड फॉलो इट। बिल्कुल, अगर आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे का है तो अगर आप सीनियर हो तो भी आपको उसको फॉलो करना है, और अगर आप किसी लोअर लेवल स्टाफ में हो तब भी आपको उस टाइम को ही फॉलो करना है। एंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट? इट क्रिएट्स प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, येस, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, बिल्कुल एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाता है आपस में, एंड प्रिवेंट्स केओस, ज़्यादा केओटिक माहौल की जो भी दिक्कतें होती हैं वो आपको नहीं देखने मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। सो ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। बिल्कुल, हर एम्प्लॉय को अपने एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ही पर्सन को 3 उनके मैनेजर्स या 3 बॉसेस, 3 सुपीरियर्स अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए। उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और लॉयल्टी भी नहीं रहती किसी के भी तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स ओनली टू द सेल्स मैनेजर, नॉट HR मैनेजर। बिल्कुल, सेल्स एग्जीक्यूटिव किसको रिपोर्ट करेगा? सिर्फ सेल्स मैनेजर को करेगा। HR मैनेजर को जाकर रिपोर्ट करने की उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट? अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, एंश्योर्स क्लियर अकाउंटेबिलिटी, स्मूथ वर्क फ्लो। इससे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, है ना। एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हाँ, हमें पता है कि हमें इनको ही जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और यही हमारे अल्टीमेट बॉस हैं या जो भी है इमीडिएट सीनियर हैं, ठीक है। और इससे आपका वर्क फ्लो भी कैसा रहता है, स्मूथ रहता है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स वर्किंग ऑन द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट फॉलो वन प्लान अंडर वन हेड। बिल्कुल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि आपकी सबकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए आपके गोल को अचीव करने की, है ना। सबका ऑब्जेक्टिव्स कैसा होता है, सबके ऑब्जेक्टिव सेम हैं, ठीक है। तो उनको एक ही प्लान फॉलो करना है और उनको एक ही डायरेक्शन में जाना है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग, सेल्स एंड लॉजिस्टिक्स मस्ट फॉलो वन प्रोडक्ट लॉन्च प्लान। येस, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च का कोई आपका प्लानिंग है तो आपकी जो भी मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, लॉजिस्टिक्स टीम है, उसको उसी लॉन्च के जो प्लान के हिसाब से चलना है। सबको अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जाना है, अदरवाइज़ प्लान जो भी लॉन्च का प्लान है, जो लॉन्च है वो टाइमली नहीं हो पाएगा और उसमें इश्यूज़ क्रिएट होंगे। सो वाई इट्स इंपॉर्टेंट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? इट अलाइंस टीम्स, बिल्कुल एक अलाइनमेंट रहती है टीम्स के बीच में। देन इट्स अवॉइड्स डुप्लीकेशन, एक ही काम 2 बार नहीं होगा इस चीज़ से, है ना। एंड फास्टर रिजल्ट्स, और आपको रिजल्ट्स भी फास्ट मिलेंगे इससे। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स। बिल्कुल, देखो, आपके जो भी अपने निजी फ़ायदे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको साइड में रखने हैं। आपको सबसे पहले किसको रखना है? ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हमको देखना है पहले, ठीक है। कि आपका मतलब फ़ायदा दोनों का हो रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपना फ़ायदा नहीं देखना है, बट यहाँ पर अपना पर्सनल फ़ायदा बाद में देखना है और अपना जो कंपनी के जो भी फ़ायदे हैं या कंपनी को जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, हमको वो पहले सोचना है, ठीक है। इससे क्या होगा, an employee wanting long leaves during peak business time is not allowed if it affects operations। बिल्कुल, देखो, अगर एम्प्लॉई को अपनी किसी लीव पे जाना है तो उस टाइम उसको समझना पड़ेगा कि भाई अभी पीक सीज़न है, बिज़नेस का पीक टाइम है, तो इस टाइम पे मुझे शायद छुट्टी नहीं भी मिल पाएगी। तो उसको उसके लिए भी रेडी रहना है। वहाँ पर उसको अपना ये जो पर्सनल जो काम है वो उसको या तो पोस्टपोन या तो प्रीपेन जो भी है उसको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि उसकी वजह से जो उस टाइम पे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो बिज़नेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो इट प्रमोट्स कलेक्टिव वर्क एंड एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेट। बिल्कुल, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को पहले सोचोगे और अपना बाद में आपको थोड़ा मतलब अपनी चीज़ें कुछ आपको इग्नोर भी करनी पड़ती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपके जो भी कलेक्टिव वर्क है वो भी देखने मिलता है। नेक्स्ट इज़ रिम्यूनरेशन।
मतलब कि एम्प्लॉयज़ मस्ट बी पेड फेयरली इनफ टू मेंटेन देयर मोटिवेशन एंड लॉयल्टी बट ऑल्सो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी। बिल्कुल, देखो जितना भी एम्प्लॉय डिज़र्व करता है या उसको मिलना चाहिए उतना आपको उसको फेयर वेज या फेयर सैलरी ज़रूर देनी है, ठीक है, ताकि उसको एक मोटिवेशन मिलता रहे और उसकी एक लॉयल्टी रहे आपकी कंपनी की तरफ। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है ना, हम उतनी ही उसको सैलरी दे पाएंगे, उससे ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा हम किसी को अभी रिम्यूनरेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेगुलर सैलरी हाइक्स, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस, फेयर इंसेंटिव्स, ये सब चीज़ें उसको डेफिनेटली मिलनी चाहिए। ये सारे रिम्यूनरेशन उसको मिलने चाहिए कि उसको रेगुलर जो भी उसकी जो भी ईयरली सैलरी हाइक्स मिलती हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे अगर बोनस कुछ मिलना चाहिए उसको, तो वो सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। रिटेन्स टैलेंट, बिल्ड्स ट्रस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, इससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर रिम्यूनरेशन प्रॉपर टाइम पे उसको देते रहेंगे तो आप एक अच्छा टैलेंट और आप अच्छे एम्प्लॉयज़ अपने साथ जोड़े रहने की एक लंबी उनकी जो भी जर्नी है वो आप अपने साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। एक ट्रस्ट रहेगा आपस में एम्प्लॉयर का, और इससे आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। Next is centralization and decentralization. Now, centralization means decision making power is in top management hands. बिल्कुल, centralization में क्या होता है, decision making power सबसे जो आपकी top management है ना उनके हाथों में होती है, और decentralization में क्या होता है कि lower level के हाथ में होती है। वहाँ पर decisions जो है वो कौन लेता है, lower level लेती है, ठीक है। तो जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है, और जब लोअर लेवल को भी अधिकार मिलता है तब वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, रीजनल ब्रांच मैनेजर्स हैविंग अथॉरिटी टू ऑफर डिस्काउंट्स विदाउट हेड ऑफिस अप्रूवल। बिल्कुल, जो रीजनल ब्रांच मैनेजर्स हैं उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी डिस्काउंट्स ऑफ़र कर सकते हैं। इसमें उनको अपनी ऑफिस जो हेड ऑफिस है उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। बिल्कुल, एम्पावर्स लोअर स्टाफ को भी एक एम्पावरमेंट का फीलिंग आती है कि हाँ भाई हमारे पास भी कुछ पावर्स दी हैं हमारी कंपनी ने। एंड एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनकरेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मस्ट एग्जिस्ट। कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन अनलेस इमरजेंसी। बिल्कुल, एक हायरार्की होनी चाहिए, है ना, टॉप टू बॉटम में एक प्रॉपर हमें एक चेन ऑफ अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि सबसे टॉप लेवल पे कौन है, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ये पूरी एक हायरार्की लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, चेन ऑफ कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाती है ना। अगर आप मतलब अनटिल एंड अनलेस अगर कोई इमरजेंसी ना आ जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो चलो ठीक है, आप सीधा आप अपने टॉप लेवल के पास जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको एक पर्टिकुलर जो चेन है उसको फॉलो करना है कम्युनिकेशन की। तो जो लोअर लेवल है वो पहले अपनी सुपरवाइज़र के पास जाएगा, वो सीधा अपने मैनेजर के पास नहीं जा सकता। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कि वर्कर पहले जाएगा सुपरवाइज़र के पास, ठीक है। फिर सुपरवाइज़र को अगर बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो अपने डिपार्टमेंट हेड से करेगा, और डिपार्टमेंट हेड जाके बात करेगा अपने जनरल मैनेजर से, और जनरल मैनेजर किससे बात करेगा, सीईओ से। वर्कर सीधा सीईओ के पास अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। देन वाई इट्स इंपॉर्टेंट, इट क्लेरिफाइज रिपोर्टिंग। बिल्कुल, इससे समझ में आता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। देन अवॉइड्स कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें। देन सपोर्ट्स कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, राइट। नाउ 10th इज ऑर्डर। एवरीथिंग, मैन, मटेरियल, टूल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सब कुछ यहाँ पर जो भी हम लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं, मैन, मटेरियल या टूल्स, ये सारी राइट प्लेस पे होनी चाहिए और राइट टाइम पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर चीज़ आपको एक उसके पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी, ठीक है। और जो भी पर्सन है अगर वो उस जगह पर है, उसको पता है कि मुझे इस टास्क को इस इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म करना है, तो ही और शी वुड बी डूइंग दैट वर्क इन अ लाइक वेरी क्विक वे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन एंड वेल लेबल इन्वेंट्री सिस्टम, स्टाफ फाइल्स इन एचएस सिस्टम। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें कि आपको एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, सेफ्टी इंक्रीज़ होगी और बेटर एफिशिएंसी भी दिखना मिलेगी। 11th इज़ इक्विटी। Managers must be kind and fair to all employees. No discrimination based on gender, caste, religion, etc. बिल्कुल, मैनेजर्स अपने जो भी आपके स्टाफ हैं उसकी तरफ आपको काइंड रहना है, लॉयल रहना है, फेयर रहना है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट या तो रिलीजन या जेंडर, ठीक है। इससे क्या होगा
कि आपके जो एम्प्लॉय मोरल है वो बिल्ड होगा, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे कंपनी में, और एनकरेजेस इंक्लूसिविटी। बिल्कुल सबको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट कंसिडर किया जा रहा है, मुझे भी एक इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल बैकग्राउंड। बिल्कुल सबको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इसमें आपके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या था। अगर आप डिज़र्व करते हो प्रमोशन मिलना, XYZ कोई भी रीज़न हो, आपको वो प्रमोशन ज़रूर मिलना चाहिए। आपकी कोई भी बैकग्राउंड चीज़ें इसमें आपको हैम्पर नहीं करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉयज़ शुड फील सिक्योर इन देयर जॉब्स। फ्रीक्वेंट टर्नओवर लोअर्स प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। बिल्कुल स्टाफ को ये भरोसा होना चाहिए कि उनकी नौकरी जो है ना वो सेफ़ है, वो सुरक्षित है, और वो लंबे टाइम तक यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट टर्नओवर देखने आपको नहीं मिलेगा। अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी, कंपनी की लो हो जाएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इससे क्या होगा कि एक लॉयल्टी इंप्रूव हो जाती है, लॉयल्टी देखने मिलती है आपको एम्प्लॉयर में, है ना। देन रिड्यूसेस हायरिंग कॉस्ट। बिल्कुल अगर आपका टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो उससे आपकी हायरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उससे आपकी कंपनी को नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। एंड एनहांसेस स्किल रिटेंशन। बिल्कुल जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजंस। मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो भी न्यू उनके आइडियाज़ हैं या सजेशंस हैं, उनको हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपनी चला रहे हैं और हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका कोई भी आइडिया हो सकता है कि वो कई चीज़ों में सही हो, तो हमें वो डेफिनेटली उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, उनके भी न्यू इनिशिएटिव्स को कंसिडर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सजेशन स्कीम्स, रिवॉर्ड फॉर इनोवेटिव आइडियाज़, जो भी उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन सबको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी इनोवेशन को एंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। देन इसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और एंगेजमेंट भी सही दिखता है कंपनी के अंदर, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज़ 14th एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इससे क्या मतलब हो, इसका क्या मतलब है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दिस प्रिंसिपल प्रमोट्स टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। बिल्कुल ये क्या प्रमोट करता है प्रिंसिपल, कि हमको हमेशा एक टीम में चलना चाहिए और आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटिंग सक्सेस टुगेदर, सपोर्टिंग टीम मेम्बर्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। बिल्कुल तो जब हम लोग ऐसी सिचुएशंस में अपनी टीम के साथ खड़े रहेंगे, उनको हेल्प करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपकी यूनिटी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपको देखने मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आपके इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होते हैं कंपनी के अंदर, है ना, वो कम हो जाते हैं, अगर होंगे भी तो। इम्प्रूव्स मोरल, प्रमोट्स कोलैबोरेशन। बिल्कुल एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशन आपको देखने मिलता है, और इससे कोलैबोरेशन भी आपस में टीम्स का कैसा रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल which form the base of modern management. Even today these principles are relevant in corporate companies, government, NGOs and even schools. बिल्कुल तो ये हमारे 14 principles of Henry Fayol थे. Yes, this was all about this video, and now I will be seeing you in my next video with a new topic. Till then, all the very best for your examinations and take care.